हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रजेश। टॉपिक में लेकर आई हूँ मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं इंक्लूड करने वाली हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए कि मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। आप कैसे पहचाने अपने सेंटेंस में कि कौन सा वर्ब मेन वर्ब है और कौन सा वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं हर सेंटेंस में उपयोग की जाती है, लेकिन बिना मेन वर्ब के हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करने की क्यों जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इन वर्ब्स को यूज करना चाहिए, ये सारा मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। प्राइमरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स, ये तीन तरह की वर्ब्स मैंने आपको बताई हैं। प्राइमरी वर्ब्स जिनमें कि मैंने आपको बताया है बी, हैव और डू। मेन वर्ब्स बताई हैं और प्रिंसिपल वर्ब्स बताई। मेन वर्ब्स क्या होती है, बेसिकली मैं इस टॉपिक को पहले बताना चाहूंगी आपको कि आपको किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन वर्ब का यूज करना पड़ता है। हिंदी की ग्रामर में आपको पढ़ाया गया है क्रिया, तो वही इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब के बिना आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो अब आपको ये ध्यान देना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि what is the main verb in your sentence, what is the primary verb, what is the auxiliary verb, and what is the helping verb. So first of all, you should differentiate this way. Main verb always sentence के structure में helping verb या auxiliary verb के बाद ही यूज होता है। रन, जंप, रीड, राइट, सिंग, क्राई, गो, कॉल, टॉक, सिट, ये सारे शब्द जो कि किसी क्रिया को बताते हैं, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ये सभी मेन वर्ब कहलाते हैं। खाना, पीना, सोना, दौड़ना, कूदना, पढ़ना, लिखना, गाना, रोना, जाना, बुलाना, ये सारे शब्द जो हैं एक्शन वर्ब कहलाते हैं। I sing every morning. I read daily newspaper. Or you can say I read newspaper daily. She runs very fast. They are jumping. I write a letter. They are going to school. Children are crying. बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सेंटेंस का मीनिंग लगाइए और समझिए कि इसमें मेन वर्ब क्या है। कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन वर्ब कहाँ यूज होगा। तो जनरली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और उसके बाद मेन वर्ब होता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में जब भी हम आई या किसी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली आई सिंग, आई रीड, आई राइट इस तरीके से लिखते हैं। दे गो, दे सिट, दे कॉल, दे डू द थिंग्स दैट वे। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि आई के साथ हम डायरेक्टली, वी के साथ हम डायरेक्टली मेन वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम डायरेक्टली मेन वर्ब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके अलावा हमें हमेशा जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी जानते हैं। Verbs takes object directly, express an action that is done to something or someone. अब जो मेन वर्ब्स हैं वो भी दो प्रकार के हैं बेसिकली, वो मैं बताऊंगी किस तरीके से कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहा जा सकता है। कैसे आप डिफरेंशिएट करें कि कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर मैं मेन वर्ब की ही बात कर रही हूँ। इन मेन वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहा जाता है ग्रामर भाषा में, ग्रामर में।
कैसे? ऐसी वर्ब जिसको कि एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है डायरेक्टली, किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर उस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक नाउन की जरूरत पड़ती है, तो वो कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। You can see the example. He painted the room. What he painted? Room. Room is the object here. एक सामान, एक चीज की जरूरत पड़ती है, एक थिंग की जरूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं, नॉन लिविंग थिंग को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। कई बार लिविंग थिंग भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज की जाती है। ये जैसे कि कोई प्रोनाउन, जैसे कि कोई नाउन या कोई व्यक्ति को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह। मेन बात ये है कि जब हमें सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बिना मीनिंग हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स आपका सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सी सिंग अ सॉन्ग, वो गाती है क्या? गाना। तो गाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। आई थ्रू द बैट, मैंने बैट फेंक दिया। व्हाट यू थ्रू? बैट या बॉल। आई थ्रू द बैट अगर कहते हैं तो यहाँ पर बैट ऑब्जेक्ट है, अगर हम आई थ्रू द बॉल कहते हैं तो यहाँ पर बॉल ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल क्लियर रहिए अपने माइंड में, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब है। Do not take an object directly. Express an action that is not done to something or someone. यहां पर जब वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तो ये वर्ब सेंटेंस के मीनिंग में यूज करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी वर्ब जहां पर कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उस वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और तरीका है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपका वर्ब, आपके सेंटेंस में यूज की गई वर्ब किसी और को प्रभावित नहीं कर रही है सिवाय कर्ता के, सिवाय सब्जेक्ट के, मैं कह रही हूं कि अलावा सब्जेक्ट के अगर किसी और को वर्ब प्रभावित नहीं कर रही है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। आई क्राइड, मैं रोया, डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट। क्राइंग, he crying himself, he cried himself. If he is crying or she is crying, not taking support of any object, that means this is intransitive verb. She sings, वो गाती है, she sings, वह गाती है, doesn't takes the object. Everyone laughed, सभी लोग हंसे। हंसने के लिए उन्होंने किसी और की मदद नहीं ली, किसी ऑब्जेक्ट की मदद नहीं ली, किसी चीज की मदद नहीं ली, किसी व्यक्ति की मदद नहीं ली। और हंसना किसे प्रभावित कर रहा है? केवल उन लोगों को जो कि हंस रहे हैं। तो इस तरीके से पहचानिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को, बहुत सिंपल है। लेकिन अब आपको एक और चीज बताती हूँ कि आपको दिमाग में क्या रखना पड़ेगा। सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ के आधार पर कई बार कोई वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। कैसे? आइए डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए सेंटेंस को। आई रैन, मैं दौड़ा। क्लियर कट आप देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, कोई मटेरियल, कोई थिंग, कोई प्लेस यूज नहीं हुआ है यहाँ पर। दैट मीन्स क्लियर कट यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई रैन हर्डल रेस, अगर हम इस रेस को नाम दे देते हैं हर्डल रेस, दैट मीन्स ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है क्योंकि हमने रेस को हर्डल रेस बताया। जो रुकावटों के साथ दौड़ी जाती है उसको हर्डल रेस कहते हैं। तो व्हेन वी विल से आई रैन हर्डल रेस, यहाँ वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, और जब हम कहते हैं आई रैन, वर्ब होगी इंट्रांजिटिव।
सी ग्रीव, सी ग्रीव intransitive. There is no object you can see. She grew the vegetables. वो सब्जियां उगाती है, सब्जियां यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन अगर सेंटेंस में केवल ग्रीव यूज हुआ है, वो उगाती है, दैट मीन्स शी इज डूइंग वेजिटेशन, शी इज डूइंग प्लांटिंग, शी इज डूइंग समथिंग फॉर द प्लांट्स, कुछ वो ग्रो कर रही है, बट इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है ऑब्जेक्ट के साथ, दैट मीन्स ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ है। द पुलिस कॉट द थीफ, ट्रांजिटिव है, क्लियर कट, पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को। द वर्कर्स रेस्टेड, जो मजदूर थे, जो कामगार थे, उन्होंने आराम किया। कई बार अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इफ यू आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड आउट क्लियर कट this is the transitive verb. If you are not getting any object, that means this is intransitive verb. Another thing you should think that way, if action verb is not affecting anybody else except the subject of the sentence, this is also clear cut intransitive verb. अगर किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, करता, तो भी ये वर्ब आप पहचान सकते हैं कि इंट्रांजिटिव है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज किया गया है तो दैट मीन्स ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। सेकेंडरी वर्ब्स क्या है? नॉन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू हेल्प फॉर्म द टेंस, मूड और वॉइस ऑफ द प्राइमरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, इनकी क्यों जरूरत पड़ती है? जब भी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की, और ये चेंज होती है टेंस के हिसाब से, मूड के हिसाब से, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है इसके हिसाब से। माने प्राइमरी वर्ब एक्टिव वॉइस की तरह बात हो रहा है यहाँ पर, या पैसिव वॉइस की तरह हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी वर्ब चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। अब देखिए, मेन वर्ब मैंने बताया, एक्शन वर्ब्स को कहते हैं मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों ही की अपनी जरूरत है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड हैड बेटर, ये सारी जो वर्ब्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब आप पूछेंगे, मुझे कॉल करके किसी ने कहा कि मैम सारा समझ आ रहा है, सेल क्या है, कैन क्या है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों इनकी जरूरत है। जब हमारे पास मेन वर्ब होती है तो फिर हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्यों यूज करना होता है? तो ग्रामर का एक पैटर्न होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है। हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी है। तो इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस में मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कनेक्ट स्थापित करती हैं, एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है, एक लिंक का काम करती हैं, और इनको एक्सप्रेस करना के लिए यूज करनी होती है जब हमें कुछ फीलिंग्स, कुछ चीजें, कुछ भावनाएं, कुछ स्थितियां, कुछ जरूरतें बतानी पड़ती हैं, या कुछ भविष्य के बारे में घोषणा करनी पड़ती है, या अपनी फीलिंग्स को बताना पड़ता है, या सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बतानी पड़ती है, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो एक तो जरूरत पड़ती है टेंस को फॉर्म करने के लिए, अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज कर रहे हैं, जिनमें कि मैंने आपको बताया है बी, डू, हैव। लेकिन अगर आप मॉडल्स यूज कर रहे हैं जिनमें कि कैन, कुड, मे है, तो ये क्या बताते हैं? समटाइम्स ये एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी, कभी बताते हैं पॉसिबिलिटी की क्या संभावना है, क्या काबिलियत है। परमिशन लेने के लिए यूज की जाती है, ऑब्लिगेशंस के लिए यूज की जाती है, जरूरतों को बताती हैं, और अगर आपको कुछ रिकमेंड करना होता है तो भी हमें इन मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। आपको किसी को सलाह देनी होती है, या आप अपनी इंटेंशन बताते हैं, किसी को अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। प्रेडिक्शन के लिए भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है, और अनसर्टेनिटी जब हमें डिस्क्राइब करनी होती है या सर्टेनिटी डिस्क्राइब करनी होती है, तब भी हमें इन मॉडल्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है।
एबिलिटी के लिए आप क्या क्या यूज करेंगे? एबिलिटी अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर आपको क्षमता के बारे में बात करनी है, तो आप कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आई कैन सिंग अ सॉन्ग, शी कुड डांस ब्यूटीफुली। अगर आपको परमिशन देनी है या लेनी है, तो आप कह सकते हैं, परमिशन मांग रहे हैं तो आप कहेंगे मे, कैन, माइट। यू मे सिट नाउ, यू माइट गो देयर, कैन आई गो देयर। तो इस तरीके से आप परमिशंस के बारे में बात करते हैं। ऑब्लिगेशंस के बारे में भी ऐसे ही बात की जाती है। कैसे? मस्ट, शुड और shall. We shall attend the party. You should try this. We ought to respect our elders. Rich people must pay taxes. तो इस तरीके से ऑब्लिगेशंस हम बताते हैं। पॉसिबिलिटी हमें बतानी होती है तो हम मे, माइट, कुड, शैल का इस्तेमाल करते हैं। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। वी मे स्पेंड सम टाइम इन शिमला, हम कुछ समय शिमला में बिता सकते हैं। आई कुड गो देयर, दे शैल गो देयर टुनाइट, वो वहां जा सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि एबिलिटी डिस्क्राइब करना है तो कौन सा मॉडल यूज करना है। आपको परमिशन लेनी है तो क्या कहना है? मे आई गो देयर, मे आई टॉक टू यू, मे आई हेल्प यू, मे आई सिट हियर। और कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन आई गो देयर, कैन आई हेल्प यू, दैट वे। तो आप इनको हैबिचुअली यूज करना शुरू कीजिए, फ्रेंकली यूज करना शुरू कीजिए, और अपना कॉन्सेप्ट केवल आपको क्लियर रखना होगा अपने माइंड में, और ये निश्चित तौर पर आप कर पाएंगे। नेसेसिटी बताने के लिए हमें कौन कौन से मॉडल यूज करने होते हैं? हमें यूज करना होता है मस्ट, नीड, शुड। आई मस्ट गो देयर, यू नीड टू पे स्कूल फी ऑन टाइम, यू शुड वर्क हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। यू शुड वर्क होगा, सॉरी यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, वर्क हो गया है। यू शुड वर्क हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। शुड और हैड बेटर। इंटेंशन बताने के लिए हमें करना होता है विल और सेल का इस्तेमाल। अगर हम कंफर्म है तो हम विल कहेंगे, अगर संभावना हाई और ना के बीच में है तो हम सेल कहेंगे, और अगर हमें प्रिडिक्शन करना है तो हम विल और वुड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया। कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो आप वापस हमें बता सकते हैं, वापस मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा भी हमारे वीडियोस देखिए, उसमें कि 12th पास कोर्स करें, खास इमीडिएट पास टेंस बातचीत में किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। प्लीज हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको कर लीजिए, और लोगों को भी बताइए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी किया कीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।